भाई बहनों, शुभाशीष। आज का यह वीडियो कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत पाठ 1 विकास का अगला भाग है। इस वीडियो में आज आप सभी राष्ट्रीय विकास और उसकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। भाई बहनों, विकास को अनेक विद्वानों ने अपने अपने शब्दों में परिभाषित किया है। कुल मिलाकर के विकास क्या है? सर्वांगीण उन्नति। सभी क्षेत्रों में उन्नति करने को विकास कहते हैं। किसी एक क्षेत्र में उन्नति करना वृद्धि कहलाता है, सभी क्षेत्रों में उन्नति करना विकास कहलाता है। ऐसे राष्ट्रीय विकास अर्थात राष्ट्र जब सभी क्षेत्रों में उन्नति करता है, अपने नागरिकों के विभिन्न लक्ष्यों को पूरा करता है, विभिन्न लक्ष्यों को पूरा करने के लिए नीतियां बनाता है और उसको न्यायपूर्ण तरीके से क्रियान्वित करता है, क्रियान्वित करने की कोशिश करता है, परिणाम जो आता है वही विकास होता है। परिणाम क्या आता है? परिणाम देश का नागरिक सुखमय जीवन व्यतीत करता है, देश का नागरिक उन्नति करता है, उसकी प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ती है, उसकी गुणवत्ता बढ़ती है, तो देश की भी आय बढ़ती है। देश की जो कुल आय होती है वह उच्च हो जाती है, और जब देश की आय उच्च हो जाती है तो देश में जो सुविधाएं हैं, नागरिक सुविधाएं जैसे सड़क, बिजली, पानी, वायुयान, जलयान और चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, सारी जो व्यवस्थाएं हैं वह भी सुदृढ़ हो जाती हैं। तो सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। मनुष्य, देश का नागरिक जब अपनी उन्नति करने में समर्थ हो जाए और अपनी आय बढ़ा ले, आय के साथ साथ वह भौतिक सुविधाओं को भी पूर्ण कर ले, भौतिक सुविधाओं के साथ साथ वह अपना नैतिक उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति, सामाजिक उन्नति, सभी प्रकार की उन्नति जब वो करने में समर्थ हो जाता है, तो इस प्रकार से देश विकास की ओर अग्रसर होता है। और जब प्रत्येक देश का प्रत्येक व्यक्ति अपनी आय बढ़ा ले, अपने सारे कार्यों को पूर्ण करने में समर्थ हो जाए, अपनी आवश्यकताओं को भी पूरा करने में समर्थ हो जाए, तो देश का भी जो आय है, जो अर्थव्यवस्था है, वह भी सुदृढ़ हो जाती है। और जब देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है, आय बढ़ती है, तो निश्चित रूप से सरकार के पास धन की कमी नहीं होती है। सरकार के राजकोष में धन रहता है पर्याप्त, तो उस धन का उपयोग वह देश के मानव कल्याण में, जन कल्याण में करती है। और जब देश के पास धन नहीं रहेगा, राजकोष खाली रहेगा, तो जन कल्याण कैसे करेगा? तो सरकार को अपने नागरिकों की गुणवत्ता बढ़ाने पर ध्यान देना और उसके साथ साथ जो नागरिक सुविधाएं हैं और उन नागरिक सुविधाओं को ईमानदारी पूर्वक पूर्ण करना। यदि ये सब करते हुए और अच्छे परिणाम आते हैं तो इसी को हम विकास कहते हैं। तब देश सर्वांगीण यानी सभी क्षेत्रों में उन्नति करता है। तो इस प्रकार से विकास भी पूर्ण होता है। और विकास कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है। विकास धीरे धीरे, जैसे बालक बढ़ता है तो हमें पता नहीं चलता। बालक जब बढ़ता है तो किसी को पता नहीं चलता कितना इंच और किस दिन बढ़ा, लेकिन धीरे धीरे वह क्या होता है? बढ़ जाता है, और कुछ सालों में वह युवा हो जाता है। तो ऐसे ही विकास होता है। विकास पता चलने वाली चीज़ नहीं होती है, उसको धीरे धीरे एकाएक हमें जानकारी नहीं मिलती है कि विकास हो गया, कितना हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। वह धीरे धीरे हमें एहसास होता है, धीरे धीरे आभास होता है कि इस क्षेत्र में इतनी उन्नति हमने कर लिया। हम भी जब विकास करते हैं, हम भी जब अपनी उन्नति करते हैं, तो कितना उन्नति किस दिन किए इसका कोई मापन हमारे पास नहीं होता है। लेकिन धीरे धीरे जब हम सत्मार्ग पर चलते हैं, अच्छे कार्य करने लगते हैं, अपनी कार्यों को अपने समय से पूरा करने लगते हैं, तो धीरे धीरे निश्चित रूप से हम उन्नति के पथ पर आगे बढ़ते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि हम सारे चीज़ों को, अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने में समर्थ हो जाते हैं। और जब समर्थ हो जाते हैं तब हमें लगता है कि हाँ, हमारा विकास हो रहा है, हमारा विकास
पूर्ण हुआ, हम कहाँ थे और कहाँ आके पहुँच गए। तो इस प्रकार से विकास की जो विशेषताएं हैं, जो राष्ट्रीय विकास की, हम विकास की नहीं बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय, आज जो बिंदु है, प्रकरण है राष्ट्रीय विकास, तो राष्ट्रीय विकास की विशेषताएं हैं। राष्ट्रीय विकास की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, राष्ट्रीय विकास सरकार मानव कल्याण के लिए करती है और वही नीतियां लागू करती है जो सभी के कल्याण के लिए हो, अर्थात किसी एक व्यक्ति, एक वर्ग या एक समुदाय, एक जाति, एक धर्म के लोगों के लिए नहीं, जिसमें सभी का कल्याण हो। जैसे विकास के लक्ष्य भी सबके अलग अलग होते हैं। जैसे मान लीजिए किसान है, किसान का लक्ष्य दूसरा होगा, व्यापारी है, व्यापारी के विकास का लक्ष्य दूसरा होगा, व्यापार में उन्नति होगा, अधिक धन कमाना होगा। शिक्षक है, शिक्षक की दृष्टि में विकास कुछ अलग होगा। लेकिन सरकार जब नीति बनाती है तो वह किसी एक वर्ग, शिक्षक, व्यापारी, किसान या अन्य कोई वर्ग को ध्यान में रख करके नहीं बनाती है, वह सभी के हित को ध्यान में रख करके सरकार अपनी नीतियों का निर्धारण करती है, न्यायपूर्ण तरीके से करती है। वह ऐसी नीतियां बनाती है जिससे सबका उन्नति उसमें निहित हो। उसमें व्यापारी भी अपना हित साधक हित पूर्ण कर ले, उसमें किसान भी अपना हित पूर्ण कर ले, उसमें शिक्षक भी अपना हित पूर्ण कर ले। सबके हित की चिंता और सरकार करती है, ऐसी कोई नीति बनाती है जिससे सबका विकास हो। दूसरा, ये जो नीतियाँ बनाती हैं, ये नीति अकेले किसी एक व्यक्ति का निर्णय नहीं होता है, इसमें सभी राज्यों और जो मंत्रिमंडल होता है, जो सचिव होते हैं, उन सभी के विचार उसमें लगे होते हैं, उनके सब परामर्श के द्वारा और कोई नीति निर्धारण होता है। इसके लिए देश में नीति आयोग है। इसके पहले योजना आयोग थी, अब क्या है, उसके स्थान पर नीति आयोग है। 1950 ईस्वी में, 15 मार्च 1950 ईस्वी में योजना आयोग का गठन किया गया था और 2015 से उसको श्रीमान नरेंद्र मोदी ने बदल करके नीति आयोग कर दिया। तो नीति आयोग ये काम करती है। इसके बाद जो विकास की योजनाएं बनती हैं, वह विकास की योजनाएं धरातल पर लाने के लिए अनेक तंत्र इसमें लगाने पड़ते हैं। उसमें उन तंत्रों को हम कार्यपालिका की संज्ञा देते हैं और कार्यपालिका के निचले इकाई, जैसे ग्राम विकास अधिकारी जो होता है, वो कार्यपालिका की निचली इकाई होता है। ग्राम स्तर पर योजनाओं को लागू करने कराने के लिए और निचले स्तर तक कार्यपालिका कार्य करती है। इसके अतिरिक्त जो विकास के जो लक्ष्य हैं उसको पूर्ण करने के लिए अपने जो सरकारी तंत्र हैं, उन सरकारी तंत्र के अतिरिक्त जन सहयोग की भी अपेक्षा की जाती है। जन सहयोग की भावना जब उसमें जुड़ जाती है तो विकास के लक्ष्य भी पूर्ण जल्दी होने लगते हैं। जल्दी पूरा करने में और लक्ष्यों को जल्दी पूरा करने में जन सहयोग की भी सहायता दी जाती है, जन सहयोग की भी अपेक्षा की जाती है। अब जो विकास के माध्यम से जो विकास के जो अंग हैं, जैसे मैंने पहले इस वीडियो में बताया है, तो विकास के अंगों को राष्ट्रीय दृष्टि से अगर देखा जाए तो उसमें विकास की तुलना की जाती है। जैसे किसी देश या राज्य की तुलना की जाती है, फिर उसके बाद में देश राज्यों की तुलना, फिर विकास के जो अन्य मापदंड जैसे शिक्षा है, निवल उपस्थिति है और भोजन है, फिर सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ई राशनिंग व्यवस्था है, फिर जो सतत विकास की परिकल्पना है उसको भी इसमें जोड़ा जाता है। तो अभी आज आप जो देशों और राज्यों की तुलना के बारे में जानेंगे, तो देश और राज्यों की तुलना विकास के आधार पर की जाती है। विकास एक मानक होता है और विकास के आधार पर विकसित और अल्प विकसित, विकसित और विकासशील देश निर्धारित किए जाते हैं। ऐसे राज्य भी, जैसे भारत में केरल राज्य क्या है, विकसित राज्य है। असम क्या है, विकसित है। वहीं उत्तर प्रदेश अभी अल्प विकसित है। ऐसे देशों में जान लीजिए,
अमेरिका, ब्रिटेन, जापान ये विकसित देश हैं। भारत अल्प विकसित है, ब्राज़ील अल्प विकसित है, अर्जेंटीना अल्प विकसित है, मिस्र अल्प विकसित है। ऐसे अनेक देश अल्प विकसित हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो देश और राज्यों की तुलना करने के लिए देश की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय, इसका एक मानक तैयार करते हैं और उसके आधार पर जो है देशों और राज्यों की तुलना करते हैं। तो राष्ट्रीय आय क्या है, तो किसी एक निश्चित अवधि में, चाहे वो 1 वर्ष हो, 2 वर्ष हो, जिसमें भी एक निश्चित अवधि में देश की संपूर्ण आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब उसमें राष्ट्रीय आय निकालने के लिए क्या करते हैं, राष्ट्रीय आय जैसे सभी व्यक्तियों की और संपूर्ण आय, सभी माध्यमों से जो देश की संपूर्ण आय है, चाहे वह उद्योग के माध्यम से हो, चाहे वह कृषि के माध्यम से हो, सकल घरेलू उत्पाद जो होता है, सकल घरेलू उत्पाद से और जो भी धन प्राप्त होता है उसे हम कुल राष्ट्रीय आय कहते हैं। उसमें व्यापार से, विदेशी व्यापार से, घरेलू व्यापार से, कृषि से, उद्योग से और अनेक जो सेवाएं हैं, बैंकिंग है, रेलवे है, बस है, सड़क व्यवस्था, उन सभी से जो भी आय, जो भी सकल घरेलू उत्पाद होता है उसको एक मूल्य में आंका जाता है और वही देश की कुल राष्ट्रीय आय होती है। तो जिस देश की कुल राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश विकसित होता है और जिस देश की कुल राष्ट्रीय आय कम होती है वह अल्प विकसित होता है। इसका निर्धारण विश्व बैंक करता है। ऐसे प्रति व्यक्ति आय होता है, प्रत्येक व्यक्तियों की जो एक वर्ष में जो आय होती है, वार्षिक आय, उसे हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। यानी प्रत्येक व्यक्ति, देश के एक एक व्यक्ति द्वारा अर्जित वर्ष की कुल आय को हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए क्या करते हैं, देश की और कुल राष्ट्रीय आय में और कुल जनसंख्या से भाग दे देते हैं। देश की कुल राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो यह देश की प्रति व्यक्ति आय निकलती है और इसे औसत आय भी कहते हैं। लेकिन यह जो आय निकालने का जो विधि है यह कभी कभी गलत निर्धारण हो जाता है, औसत आय गलत आ जाता है। जैसे मान लीजिए किसी देश के किसी कोने में सभी लोग कमा रहे हों, सभी लोगों की प्रति व्यक्ति आय उच्च हो और सर्वाधिक इनकम हो उनका, और किसी क्षेत्र, अधिकांश क्षेत्र में उनकी प्रति व्यक्ति आय कम हो और कुल राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग दिया गया, तो आय तो उच्च हुआ, परंतु वह सभी क्षेत्रों की जो प्रति व्यक्ति आय है वह वास्तविक उनकी आय का निर्धारण नहीं हो पाया, उसमें वो लोग अछूते हो गए और कुछ जो अधिक धन कमाने वाले हैं उनके आधार पर वो निकाल लिया गया। तो इससे कभी कभी गलती हो जाती है औसत आय निकालने में, लेकिन फिर भी यही तरीका है निकालने का। विश्व बैंक जो अपने प्रतिवर्ष वो निर्धारण करता है, जैसे 2013 में विश्व बैंक ने और विकसित और विकासशील देशों की समृद्ध और असमृद्ध देशों की एक व्याख्या जारी किया कि जिन देशों का जो है 12,765 अमेरिकी डॉलर वार्षिक प्रति व्यक्ति आय है, जिन देशों के व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति आय 12,765 अमेरिकी डॉलर है, वह देश समृद्ध हैं। और जिन देशों की न्यूनतम और प्रति व्यक्ति आय 1,045 अमेरिकी डॉलर है, वह देश गरीब है, अर्थात असमृद्ध यानी गरीब है। परंतु भारत की जो स्थिति है 2013 के और वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर विश्व बैंक के, भारत की स्थिति है 1575 अमेरिकी डॉलर। तो जो न्यूनतम 1,045 अमेरिकी डॉलर है उससे ऊपर है, और जो समृद्ध की सूची में जो न्यूनतम है 12,765, तो 12,765 जो डॉलर है उससे कम है। तो भारत क्या है, भारत दोनों के मध्य है, ना तो गरीब है ना तो
अमीर है। तो भारत क्या है? भारत अभी अल्प विकसित देश है, यानी विकासशील इसको कहेंगे, विकास की श्रेणी में आगे बढ़ने वाला देश। तो निश्चित रूप से अगर हम सभी प्रयास करेंगे तो भारत आगे बढ़ेगा। इसके लिए पहले अपने को उन्नत दशा में लाना होगा, अपना विकास करना होगा। देश का हर नागरिक यदि अपने कार्यों को ठीक प्रकार से करता रहे, हम विद्यार्थी हैं अच्छी पढ़ाई करें, हम शिक्षक हैं अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करें, हम कृषक हैं तो अच्छी खेती करें, उत्तम खेती करें, उत्पादन अधिक करें। ऐसे हर नागरिक यदि अपनी अपनी जिम्मेदारी पूर्ण करता रहेगा तो निश्चित रूप से देश आगे बढ़ेगा। जापान का उदाहरण ले लीजिए। जापान एक छोटा सा देश है और जापान विकसित देशों की श्रेणी में है। जापान टापू है, 3 टापुओं से मिलकर बना देश है। होन्शु, शिकोकू और क्यूशू, 3 टापुओं से मिलकर वो देश बना हुआ है, छोटा सा देश। अपने उत्तर प्रदेश के 1-2 जिले या 2 मंडल कितना बड़ा देश होगा। और वह देश क्या है कि विकसित है, उसके पास संसाधन की भी, प्राकृतिक संसाधनों की भी कमी है, वहाँ भूकंप भी आते हैं, लेकिन वहाँ का बच्चा बच्चा अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण करने वाला है। हर बच्चा उत्पादनशील है। वह जब अपना होश उसके जो है, जब वो बाल रूप में आता है, यानी शैशवावस्था को पार करता है और अपना होश संभालता है, तभी से वह कुछ न कुछ उत्पादन कार्य में लग जाता है। उसके माता पिता भी उसी में लगाने लगते हैं। और परिणामतः जापान की स्थिति और हमसे बहुत अच्छी है। वहाँ मानव संसाधन भी, जनसंख्या भी कम है, प्राकृतिक संसाधन भी कम है। जापान 1947 में पूरा धराशायी हो गया था, अमेरिका ने परमाणु बम गिरा दिया था। और 1947 में हम आज़ाद हुए। 1945 में जापान ख़त्म हो गया था एक तरह से। नागासाकी और हिरोशिमा में वहाँ परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका द्वारा। और उसके 2 वर्ष बाद हम आज़ाद हुए 1947 में। आज हम कहाँ हैं और जापान कहाँ है, आप ये देख सकते हैं। तो यह जो देश का विकास वह है नागरिकों, उसके नागरिकों के सोच पर, उसके नागरिकों के विचार पर, उसके नागरिकों के कार्य पर निर्भर करता है। वो कितने जिम्मेदारी से अपने कार्य को पूर्ण करते हैं, इस पर निर्भर करता है देश का विकास। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।